क्या मुस्तफा खामनेई जिंदा है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबरें महज अफवाह थी? क्या 153 दिन की खामोशी के बाद सामने आया ये वीडियो उन तमाम दावों का जवाब है? और सबसे बड़ा सवाल, ईरान ने मुस्तफा का ये वीडियो अभी क्यों जारी किया है? मौत और गंभीर बीमारी की अटकलों के बीच मुस्तफा खामनेई कैमरे पर दिखे हैं, लेकिन वीडियो की तारीख और जगह अभी भी रहस्य है। आखिर इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी क्या है? 153 दिन बाद मुस्तफा खामनेई की मौजूदगी का वीडियो। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खामनेई का पहला वीडियो। मेहर न्यूज के जारी वीडियो से पूरी दुनिया में सनसनी। क्या है ईरान की सुप्रीम लीडर के वीडियो की पूरी हकीकत? इस वक्त पूरी दुनिया में इस वीडियो की चर्चा है, क्योंकि 153 दिन के लंबे अंतराल के बाद लोग अयातुल्ला खामेनेई के वारिस मुस्तफा खामनेई को इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं। 8 मार्च 2026 को ईरान का सर्वोच्च नेता बनने के बाद से मुस्तफा की सार्वजनिक मौजूदगी शून्य रही है, लेकिन अब ये वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर मुस्तफा खामनेई को लेकर अलग अलग चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि इस वीडियो में मुस्तफा खामनेई पूरी तरह से फिट दिखाई दे रहे हैं। वो अपने आसपास मौजूद कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहीं से इस वीडियो को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि ये वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया, सवाल ये कि वीडियो की लोकेशन क्या है, सवाल ये कि अब ये वीडियो सामने क्यों आया, सवाल ये कि कहीं ये ईरान का प्रोपेगेंडा तो नहीं, क्योंकि इससे पहले मुस्तफा खामनेई को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आती रही हैं। कभी मुस्तफा खामनेई का कोई मैसेज लोगों तक पहुंचाया गया, कभी उनकी सेहत को लेकर सवाल उठाया गया, तो कभी दुनिया को यह बताने की कोशिश की गई कि अयातुल्ला अली खामनेई की तरह मुस्तफा खामनेई की भी मौत हो चुकी है। इसी तरह की एक खबर तब सामने आ रही है जब मुस्तफा खामनेई का यह वीडियो चर्चा की वजह बन रहा है। खबर के मुताबिक इजराइल की तरफ से एक बार फिर मुस्तफा खामनेई को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की हालत बेहद गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजरायली चैनल 14 ने ईरान के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से उनकी स्थिति को बेहद गंभीर बताया है। वहीं ईरानी वायर ने भी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के प्रशासन के करीबी सूत्रों के हवाले से इसी तरह के दावे किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 28 फरवरी को अली खामनेई की मौत वाले हमले के बाद से मुस्तफा ने कैबिनेट के किसी सदस्य से मुलाकात नहीं की है। यहाँ तक कि दावा किया गया है कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है। हालांकि ईरान लगातार उनकी गंभीर हालत की खबरों को खारिज करता आया है और अब ये वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया है जब ईरान अमेरिका की जंग एक नए पड़ाव पर खड़ी है। ऐसे में मुस्तफा खामनेई की मौजूदगी का यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के लिए अपने सर्वोच्च नेता को कैमरे पर दिखाना इसलिए अहम है क्योंकि उनकी लंबी गैर मौजूदगी ने लगातार सवाल खड़े किए हैं, लेकिन वीडियो की सबसे बड़ी पहेली अब भी कायम है। मेहर न्यूज ने इसे जारी तो किया, मगर रिकॉर्डिंग की तारीख और लोकेशन नहीं बताई। यानी वीडियो मुस्तफा की मौजूदगी तो दिखाता है, लेकिन ये साबित नहीं करता कि इसे हाल ही में शूट किया गया है। मुस्तफा खामनेई की गैर मौजूदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 मार्च को सुप्रीम लीडर बनने के बाद करीब 5 महीनों में उनकी आवाज भी लोगों तक सीधे नहीं पहुंची। उनके नाम से संदेश जरूर जारी हुए, लेकिन ये सभी लिखित संदेश थे। मार्च में उन्होंने राष्ट्रीय एकता, अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई और हॉर्मुज को लेकर अपना रुख साफ किया। जुलाई में पिता अली खामनेई की मौत का बदला लेने की बात कही। हिजबुल्लाह को भेजे संदेश में भी प्रतिरोध को ईरान की रणनीतिक नीति बताया।
यानी मुस्तफा खामेनी के संदेश लगातार आते रहे, लेकिन कैमरे पर उनकी मौजूदगी नहीं थी। यही वजह है कि अब 153 दिन बाद सामने आया यह वीडियो सुर्खियों की वजह बन गया है। गाजा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को इजराइल ने ठुकरा दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के लिए ट्रंप के शांति प्लान को खारिज कर दिया। नेतन्याहू का यह कहना है कि जब तक हमास हथियार नहीं छोड़ता, इजराइल पीछे हटेगा नहीं। और इसी मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी रहने की बात भी नेतन्याहू ने कही है। Israel rejects the 15-point plan. I heard that there were those who said you didn't say it, but we did say it. And here, I am saying it again. Israel rejects 15-point plan. The IDF will not carry out any withdrawal until the dismantling of Hamas and its weapons. And when I say dismantling Hamas and its weapons, that means heavy weaponry, less heavy weaponry, and smaller arms. All weaponry. We're talking about a true dismantling, not a fictitious dismantling. We're now speaking with the Americans about this subject. They have ideas. Some of them are acceptable to us, and some are unacceptable to us. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम देशों के लिए नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाने की पैरवी की है। निशाने पर भारत और इजराइल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्लिम दुनिया के देश अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को किनारे रखकर पाकिस्तान के इस प्रस्ताव के साथ खड़े होंगे? क्योंकि जिस सऊदी अरब को पाकिस्तान इस नए मोर्चे में साथ चाहता है, उसके भारत के साथ अरबों डॉलर के व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते हैं। तो क्या यह सिर्फ बयान है या वाकई किसी बड़े सैन्य ब्लॉक की जमीन तैयार हो रही है? एक टेबल, 3 देश और हाथ मिलाते हुए 3 चेहरे। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुई मुलाकातें और फिर सामने आया डिफेंस एग्रीमेंट। तस्वीरें बता रही हैं कि तीनों देश सुरक्षा के मोर्चे पर करीब आ रहे, लेकिन इसी डील के बीच पाकिस्तान ने एक और कदम आगे बढ़कर मुस्लिम देशों के लिए नेटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाने की बात कह दी। यानी एक तरफ नया डिफेंस ब्लॉक, दूसरी तरफ मुस्लिम नेटो का बड़ा ख्वाब। लेकिन सवाल यह है, क्या मुस्लिम दुनिया के बाकी देश भी इस सोच के साथ खड़े होंगे? क्योंकि इनके रिश्ते सिर्फ मजहब से नहीं, अपने अपने आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक हितों से भी तय होते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान क्या चाहता है, सवाल ये है कि सऊदी अरब और तुर्की क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और इजराइल को साझा चुनौती बताकर पाकिस्तान जिस मुस्लिम नेटो की बात कर रहा है, उसके पीछे सचमुच कोई ठोस सैन्य रणनीति है, या फिर ये बदलते पश्चिम एशिया में अपनी अहमियत बढ़ाने की पाकिस्तान की कोशिश है? लेकिन इस नए सुरक्षा समीकरण की सबसे बड़ी परीक्षा तब होगी जब सचमुच युद्ध की नौबत आएगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से जब पूछा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो क्या सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान को हथियार देंगे, या अगर ईरान सऊदी अरब पर हमला करता है तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के बचाव में सैन्य मदद करेगा? इन सवालों पर ख्वाजा आसिफ कोई साफ जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि समझौते पर आज ही हस्ताक्षर हुए हैं और इसकी डिटेल पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। यानी समझौता हुआ है, लेकिन उसकी असली सैन्य सीमा पर अभी भी सवाल कायम है। ब्रॉडली जो आपने बात की है, अल्टीमेटली तो यही जो आपने जो दहशतगर्दी इज वन बिग थ्रेट टू ऑल द 3 कंट्रीज। आपने बिल्कुल बस सही बात की है कि हुथी की जो एक्टिविटीज जो हैं वो भी एक थ्रेटन करती हैं सऊदीया को। इसी तरह किसी न किसी शेप में जो है तुर्की भी जो है दहशतगर्दी का शिकार बाजी में भी रहा है। इजराइल के तनाज़ुर में तो सारे मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। मेरे ज़हन में इस कोई बहाम नहीं है इसके मतलब। दरअसल
पाकिस्तान के लिए इस कहानी का सबसे बड़ा पेंच सऊदी अरब ही है। पाकिस्तान चाहता है कि मुस्लिम देश अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक साझा डिफेंसिव ब्लॉक बनाए, लेकिन सऊदी अरब के भारत के साथ रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं, दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, निवेश और रक्षा सहयोग के मजबूत रिश्ते हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 43.37 अरब डॉलर था और वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों में अप्रैल से अक्टूबर 2025 के दौरान भी व्यापार करीब 24 अरब डॉलर रहा। ऐसे में सवाल है, क्या रियाद पाकिस्तान के लिए भारत से अपने रिश्तों को दांव पर लगाएगा? दूसरा पेच है तुर्की। पाकिस्तान के प्रस्ताव में तुर्की बेहद अहम है, क्योंकि अंकारा पहले से इस्लामाबाद का करीबी रणनीतिक साझेदार है, लेकिन तुर्की नेटो का सदस्य भी है और पश्चिमी सुरक्षा ढांचे का हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान का मुस्लिम नेटो प्रस्ताव एक बड़ा रणनीतिक सवाल खड़ा करता है। क्या ये नया गठबंधन नेटो का विकल्प होगा? उसका समानांतर ढांचा होगा या सिर्फ मुस्लिम देशों के बीच सुरक्षा सहयोग का नया प्लेटफॉर्म? और सबसे अहम, क्या इसका असली लक्ष्य भारत और इजराइल हैं या पश्चिम एशिया की बढ़ती अस्थिरता के बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान अपनी अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए नया बैलेंस बना रहे हैं?